गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू IFS। आज यहाँ पर हम जो RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, ठीक है। 2016 में, लास्ट टाइम 2016 में RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। उस एग्ज़ाम के पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। RPSC के एग्जाम में जो भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग अनुज यादव। इस पूरे वीक हम आपके लिए लास्ट 2016 में जो RPSC का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसके टॉपिक वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कल ऑलरेडी एक डिस्कशन हो चुका है। कल अपूर्वा मैम ने आपके साथ OD और PD डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करूंगा और कल शाम 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर शिवांगी मैम आपके साथ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फिर उसके बाद वेक्टर कैलकुलस रोहित सर लेकर आएंगे आपके साथ, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस डिस्कस करने वाले हैं मनोज सर, ठीक है। जो RPSC 2016 का पेपर डिस्कशन है वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल IFS मैथ्स पर होगा और इसकी टाइमिंग होगी शाम 5 बजे। शाम 5 बजे आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और RPSC के बैचेस हमारे यहाँ पर कल से स्टार्ट हो गए हैं, मतलब 18 जन से स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप RPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं राजस्थान में, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि है www.ifsonline.com, या आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9172266888 पर भी कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। या तो हमारी टीम आपको YouTube के कमेंट सेक्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है, आप उस लिंक से भी हम तक पहुंच सकते हो और आप जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी जानकारी आप चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स में इनरोल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है। सबसे पहले हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो पहला टेस्ट होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर, जो कि इसके 2 टेस्ट आपको मिलेंगे, एक 18 जैन को और 24 जैन को, ठीक है। 18 और 14 जैन को 2 टेस्ट मिलेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के। कॉम्प्लेक्स के कब मिलेंगे, 18 को, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के 24 जैन को, ठीक है। गुड इवनिंग मनोज, गुड इवनिंग विद्याधर मिश्रा। उसके बाद 25 जैन को आपको मिलेगा वेक्टर कैलकुलस का टेस्ट, फिर 31 जैन को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फिर 1 फेब को लीनियर अलजेब्रा और 7 फेब। लीनियर अलजेब्रा के 2 टेस्ट होंगे, एक तो 1 फेब को होगा और एक 7 फेब को, ठीक है। उसके बाद 8 फेब और 14 फेब को आपको मिलेगा मैट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद 15 फेब और 21 फेब को आपको मिलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और फिर 18 फैब को और 22 फैब को, 22 फैब और 18 फैब को आपको मिलेगा पोलर कोऑर्डिनेट एंड मैकेनिक्स के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 1 मार्च और 7 मार्च को आपको मिलेंगे स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। 8 मार्च को आपको मिलेगा, 8 मार्च और 14 मार्च को आपको मिलेंगे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन, पेपर 1 और 2 2 पेपर होंगे यहाँ पे, ठीक है। और 15 मार्च और 21 मार्च को आपको मिलेंगे ऑपरेशन रिसर्च और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के पेपर्स, और 22 मार्च और 28 मार्च को आपको मिलेंगे टेंसर मैकेनिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स के क्वेश्चन पेपर। ये थे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर होने के बाद आपके लिए हमारे पास 3 मॉक टेस्ट हैं, और ये जो मॉक टेस्ट होंगे वो कब होंगे, 29, 30 और 31 मार्च को, ठीक है। आपका पेपर अप्रैल में होने वाला है, 5 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। तो जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो 31 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। तो इतने में अगर आप ये सारे मॉक टेस्ट देंगे और इतने मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.ifsonline.com पर
विजिट कर सकते हैं, या तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9172266888 पर भी कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रियंका। सो विद्याधर मिश्रा पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कोर्स फी फॉर जैम मैथमेटिक्स। सो विद्याधर मिश्रा जी, आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है, या तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर दे देगी। ठीक है, सो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी 2016 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं, और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक 2x2 मैट्रिक्स है। तो 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल हम कैसे निकालते हैं, सपोज ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए दैट इज CAX, ये किसके इक्वल होगा, ये होता है x² माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके इक्वल होगा। ठीक है, सो यहां पर ये हो जाएगा x² माइनस, अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, इसका ट्रेस है 5, तो 5x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 6 माइनस 2 मतलब 4। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इनमें से कौन सा होगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब CAA इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, सो इसका मतलब मुझे मिलेगा A² माइनस 5A प्लस 4I इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरह मिलेगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है A² माइनस 5A प्लस 4 इक्वल टू 0, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है A² प्लस 4A प्लस 5I, ये भी नहीं पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन क्या है, A² माइनस 5A प्लस 4I इक्वल टू 0। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन C। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 2 दिया है। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड है। यहां पर क्या दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म फाइंड करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सो आप बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है। इस मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स है, अगर इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो यही मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स से हमें कहाँ पे जाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाना है, और हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब ये क्या है, ये हो जाएगा XYZ और यहाँ पर XYZ। ठीक है, साक्षी मित्तल को मिला है ऑप्शन 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाकी लोगों को क्या मिल रहा है इसका आंसर। सो यहाँ पर ए क्या हो गया, x² का कोएफिशिएंट, y² का कोएफिशिएंट और z² का कोएफिशिएंट। सो z² का कोएफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा, और जहां पर भी z² का कोएफिशिएंट -1 नहीं होगा उस ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया और थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे फर्स्ट पे z² का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और थर्ड ऑप्शन में z² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, या तो ऑप्शन 2 या तो लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, सो
इसका करेक्ट आंसर हमें क्या मिलेगा? तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखते हैं। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस, अब आ जाते हैं एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को, और जब हम इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में करें तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लस 4xy, ठीक है, और ये तो 0 है। अब बचा एक इसका कोएफिशिएंट है वाई जेड का, और डिवाइड बाय 2 हमने किया था मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते वक्त। अगर हम वहां पे जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय अगर 2 किया तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा -6yz। सो इसका अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म देखें क्यू ऑफ एक्स वाई जेड, हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6yz प्लस माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमें मिला क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6yz माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया सभी को? और राजेंद्र धोकरे ने बताया इसका आंसर 2 होगा। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया था और उस मैट्रिक्स को हमें क्या करना था? क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। समझ में आया सभी को? सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? लेट R3 इज अ वेक्टर स्पेस विथ इनर प्रोडक्ट डिफाइंड एज, R3 क्या दिया? एक वेक्टर स्पेस दिया, और यहाँ पर एक इनर प्रोडक्ट कुछ इस तरह डिफाइन किया है, और U क्या है? x1 y1 और V क्या है? x2 y2, और ये दोनों कहाँ पे बिलोंग्स कर रहे हैं? R2 में बिलोंग्स कर रहे हैं, और हमें एक सेट E दिया है। तो हमसे पूछा है देन E इज फर्स्ट ऑप्शन अ बेसिस ऑफ R2, सेकेंड ऑप्शन एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ R2, थर्ड ऑप्शन क्या है? एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ R2, और लास्ट ऑप्शन है क्या है? नॉट अ बेसिस। सो हमें ई के बारे में बताना है, ये बेसिस है या नहीं है, अगर है तो ऑर्थो नॉर्मल है या ऑर्थोगोनल है, या दोनों नहीं है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो यहाँ पर एक क्या है? 1,0 और 0,1 है। ये तो क्लियरली हमें मालूम है क्या है? R2 का स्टैंडर्ड बेसिस है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? ए इज अ बेसिस ऑफ R2, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन की बात है ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल होगा तो इनर प्रोडक्ट विथ यू आई यूजे क्या मिलना चाहिए? हमें 0 मिलना चाहिए। मतलब ए क्या है? E1 है, E2 है, तो इसका अगर मैं इनर प्रोडक्ट फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, ठीक है। सो ये मुझे क्या मिलेगा? 1,0 0,1, अगर इसका इनर प्रोडक्ट लिया, और ये क्या है? x1 y1, और ये क्या है? x2 y2, ठीक है। सो इनर प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है? x1 इंटू वाई वन। सो x1 इंटू वाई वन मतलब 0 माइनस x2 इंटू वाई टू, x2 इंटू वाई वन, ये भी 0 हो गया, ठीक है, माइनस x1 इंटू वाई टू। सो x1 क्या है? ए है, y2 क्या है? ए है, -1, और यहाँ पे क्या है? x2 माइनस x2 इंटू वाई टू। सो x2 इंटू वाई टू क्या हो जाएगा? 0। सो इसका इनर प्रोडक्ट क्या मिला? -1 मिला, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल बेसिस तो नहीं होगा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई विथ यू जे या ई आई विथ ई जे जब आई जे के इक्वल ना हो तो क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे इनर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 2 इनकरेक्ट होगा। और अगर ऑर्थोगोनल बेसिस नहीं है तो ऑर्थो नॉर्मल का सवाल ही नहीं उठता, तो ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, नॉट अ बेसिस ऑफ R2, ठीक है। ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? बेसिस ऑफ R2 है, और लास्ट ऑप्शन क्या है? नॉट अ बेसिस ऑफ R2। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, और वो क्या होगा? ऑप्शन 1, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। पहला एफ इस तरह डिफाइन किया है, जी दिया है, एच दिया है, और के दिया, और हमें बताना है कि इसमें कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सो आप बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सो कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे पता चलेगा?
चेक करना पड़ेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? आपको पता है एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या कहता है, इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन टी ऑफ जीरो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलना चाहिए। सो इस रिजल्ट का यूज करेंगे, अगर इसे इसका हम निगेशन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इफ टी ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर टी ऑफ जीरो जीरो पे मैप ना करे उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो अमित कुमार को 1 मिला है, मतलब इन्होंने बताया कि 1 एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। राजेंद्र को भी 1 मिला है, साक्षी को 1 मिला है, और हेल डिस्ट्रॉयर को भी 1 मिला है। सो बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर 1 ही होगा। सो अगर आप 1 चेक करोगे 1 के लिए तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपको मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई मिलेगा, और अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। या तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, एफ ऑफ अल्फा एक्स आपको अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, आप इसे आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना, अब इस रिजल्ट का यूज करो, अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ जीरो कहां पे मैप करेगा, जीरो पे मैप करेगा। ठीक है, सो टी ऑफ जीरो जीरो पे मैप करेगा, बट अगर टी ऑफ जीरो जीरो पे ही ना मैप करे तो हम क्या बोल सकते हैं, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सो इस केस में अगर आप देखो एच ऑफ जीरो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो आपको मिलेगा 1 0, इसका मतलब विच इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो एच है एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना, जब कोई प्रोडक्ट के टर्म में है जैसे एक्स वाई आ जाए या एक्स स्क्वायर आ जाए तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है, उसके लिए आपको एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, और आप एग्जाम्पल ढूंढिए, आपको आसानी से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 3 और 4 ये तीनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, और वो क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, और आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से। सो आपको ये वेरीफाई करना है, और आपको ऑप्शन 1 क्या मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। राजेंद्र पूछ रहे हैं कि सर आरपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो समझ में आया सभी को इसे कैसे करना है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर जस्ट हमें चेक करना था ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो जस्ट मतलब सिंपल सा था, फाइंड करना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, तो आसानी से हम तो फाइंड कर सकते हैं इसे। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पर दिया है द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस आर फोर स्पैन बाय दिस वेक्टर एज। सो आपको बताना है कि डब्ल्यू फोर का एक सब स्पेस दिया है, उसको ये एक कुछ 3 वेक्टर्स दिए हैं, 3 वेक्टर्स स्पैन कर रहे हैं, इसका डायमेंशन क्या होगा। ऑप्शन 1 क्या है, 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, और लास्ट ऑप्शन क्या है, 4। ठीक है, सो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपके लिए हिंट क्या है, आप इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और वहां पर फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लीजिए उसका रैंक कितना मिल रहा है, जितना रैंक मिलेगा उतना इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसको जो 3 सेट दिए हैं या 3 4 टपल्स वाले 3 एलिमेंट दिए हैं, इसको मैट्रिक्स में लिख लीजिए, और फिर मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करिए, जो भी मैट्रिक्स का रैंक मिलेगा वही क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दीज 3 वेक्टर्स। ठीक है, सो आप इसे सॉल्व करिए और बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है। आपके लिए हिंट क्या है, आप यहां पर इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके रैंक फाइंड करिए। ठीक है, सो आप बताइए क्या मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसे जस्ट मैट्रिक्स में लिख लो, 1
-4 -2 1, और ये क्या हो जाएगा 1 -3 -1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, और आपको बताना है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं, जो जिस सेट को स्पैन कर रहे हैं उसका डायमेंशन कितना होगा उस सब स्पेस का। रवि पूछ रहे हैं कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी में, जस्ट सिलेबस लेंदी है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं। ठीक है, मतलब वास्ट है सिलेबस और क्वेश्चन तो सिंपल ही पूछे जाते हैं। सो रवि बताइए आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका रैंक कितना मिलेगा? जो भी इसका रैंक मिलेगा वही क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सबस्पेस W ऑफ वेक्टर स्पेस R4 स्पैन्ड बाय दीज 3 वेक्टर्स। ठीक है, सो आप फाइंड करिए, बताइए आपको रैंक क्या मिल रहा है इसका। राजेंद्र को 3 मिला है, साक्षी मित्तल को भी 3 मिला है, बहुत बढ़िया। सो इसका मतलब इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन 3, दैट इज 3 मिलेगा। हेल डिस्ट्रॉयर करेंट 2 मिलेगा। तो आप एक बार वापस से चेक करिए, देखिए आपको क्या इसका आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हमें रैंक फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, हम रो ऑपरेशन कर लेते हैं, देखते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, R2 में चेंजेस कर सकते हैं, R2 माइनस R1, और R3 में चेंजेस कर सकते हैं R3 -3R1। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट रो एज इट इज, ठीक है, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, दिस फर्स्ट सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो 0, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, थर्ड रो -3 टाइम्स फर्स्ट रो, तो हमें क्या मिलेगा 0 -8 + 12, तो हमें क्या मिलेगा 4। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब 2 है, 2 को क्या करना है, 2 + 6, मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगा 8, और यहाँ पर 7 + -3 हमें मिलेगा 4। ठीक है, अब और कुछ चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर हम चाहे तो इसे 0 बना सकते हैं, इस 4 को 0 बना सकते हैं, लेकिन ये नॉन जीरो ही रहेगा, नॉन जीरो मिलेगा। मतलब जब भी आप रैंक फाइंड करोगे, इसका रैंक कितना मिलेगा आपको, इसका रैंक मिलेगा, रैंक इसका 3 मिलेगा। इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस W ऑफ वेक्टर स्पेस R4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, हेल डिस्ट्रॉय कह रहे हैं कि सॉरी सर 3 होगा, रेक्टेंगुलर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे आप कुछ भी लिखो। ये मैट्रिक्स कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, रो कितने, यहाँ पे 3 रोज हैं 4 कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आपको मिलेगा ना 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से कम होगा बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपको सपोज एक मैट्रिक्स दिया यहाँ पर 10 × 15, तो आप जो भी इसका रैंक फाइंड करोगे, जो इसमें मिनिमम होगा ना, मैक्सिमम उतना ही इसका रैंक हो सकता है, या तो उससे कम होगा या तो उसको इक्वल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम जो होगा m × n में जो मिनिमम होगा, अगर आप उसका रैंक फाइंड करोगे तो रैंक जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, या तो उससे कम होगा या तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया, एक मैट्रिक्स दिया है, 2 × 2 मैट्रिक्स दिया है, और हमसे पूछा है देन द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5 इज। सो आइगन वैल्यू जो 5 है इसके करस्पॉन्डिंग हमें पूछा है कि आइगन वेक्टर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1, 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, -1, ऑप्शन 3 क्या है, -1, 2, ऑप्शन 4 क्या है, -2, -1। सो हमें बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए और बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो, और आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आप सॉल्व करिए और बताइए आपको क्या इसका आंसर मिल रहा है। सो सपोज इसका एक आइगन वेक्टर हमने लिया v है, लैम्बडा = 5 के करस्पॉन्डिंग, सपोज AV = λv, और लैम्बडा क्या है 5 है, मतलब AV = 5v। सो v हमने क्या लिया, A मैट्रिक्स A हो जाएगा 1 4 2 3,
और v हमने ले लिया से x, y, और ये क्या हो जाएगा 5x, y। ठीक है, अगर इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखते क्या मिलता है। साक्षी को 1 मिला है, बहुत बढ़िया। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा x + 4y = 5x मिलेगा। ठीक है, और ये हमें क्या मिलेगा 2x + 3y = 5y मिलेगा। तो अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4x - 4y = 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलेगा x - y = 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2x। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं 2x - 2y = 0। तो फिर यहाँ से मुझे मिला x - y = 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमें बोल सकते हैं कि इसका जो भी आइगन वेक्टर होगा, आइगन वेक्टर v क्या है, x, y है, x और y है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं और देखते हैं, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उस ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, मतलब x - y मुझे क्या मिलना चाहिए, x - y मुझे 0 मिलना चाहिए। ऑप्शन 1 में x और y क्या है, दोनों 1 1 है, और यहाँ पर x - y क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और यहाँ पर x - y करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। x - y करेंगे तो -3, ये भी नहीं पॉसिबल है। x - y करेंगे तो -1, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जो कि पॉसिबल है, और वो क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, क्या 1, 1। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 1। मतलब आइगन वैल्यू लैम्बडा = 5 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा 1, 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमें क्या मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिलेगा 1, दैट इज 1, 1। ठीक है, सो राजेंद्र को भी 1, 1 मिला है, पहला ऑप्शन मिला है, बहुत बढ़िया राजेंद्र। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, गुड इवनिंग मंजू। सो ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया, अगर किसी को कुछ डाउट है इस प्रॉब्लम में तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया था, एक मैट्रिक्स दिया है और हमसे पूछा है कि इसका जो आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्बडा = 5 वो क्या मिलेगा। तो हमने क्या किया, ए बी = लैम्बडा वी से सॉल्व किया और देखा कि जो भी इसका आइगन वैल्यू होगा आइगन वेक्टर से x, y अगर आइगन वेक्टर है तो x - y मुझे हमेशा 0 मिलना चाहिए। और इस कंडीशन का यूज करके हमने ऑप्शन 2, 3 और 4 को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, ऑप्शन 2, 3 और 4 को अगर हमने डिस्कार्ड कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन बचा, और ऑप्शन फर्स्ट वो क्या है 1, 1। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 1। ठीक है, समझ में आया सभी को, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हेल डिस्ट्रॉय कह रहे हैं कि उनका पहला और दूसरा दोनों आ रहा है, तो एक जो आइगन वैल्यू 5 है, हो सकता है 5 के करस्पॉन्डिंग नहीं आ रहा होगा और दूसरे के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, क्योंकि जो भी उसका आइगन वैल्यू होगा वो x - y क्या होना चाहिए 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बट दूसरे में क्या हो रहा है, x क्या है 2 है, y क्या है -1 है, x - -1 आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है। दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आपने कहीं पे कुछ मिस्टेक किया होगा। ठीक है, सो एक बार वापस से चेक करिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अब यहाँ पर हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, x = b इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, उस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया x = b। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर रैंक क्या दिया है, रैंक ऑफ a = m है, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें क्या दिया है p दिया है। रैंक ऑफ a क्या दिया है, रैंक ऑफ a = m है। ठीक है, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या है p है, और नंबर ऑफ अननोन्स दिया है, नंबर ऑफ अननोन्स = n दिया है। और हमसे पूछा है कि सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। ऑप्शन 1 क्या है m = p ओनली, ऑप्शन बी है m = n = p, ऑप्शन 3 है n इज ग्रेटर देन m और n इज ग्रेटर देन p, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन क्या है n इज ग्रेटर देन m एंड n इज ग्रेटर देन p। सो हमें बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो मंजू पूछ रहे कि एडमिशन के लिए प्रोसेस क्या है।
सो मंजू जी, एडमिशन के लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9172268888 पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में हमारी टीम ने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया होगा और साथ साथ में कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया होगा, तो आप वहां पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, हेल डिस्ट्रॉय करेंगे, दूसरी आइगन वैल्यू -1 थी, शायद उसका आइगन वेक्टर उन्हें वो मिला होगा, इसलिए गलत हो गया होगा, हो सकता है। राजेंद्र को इसका आंसर 2 मिला, बहुत बढ़िया। हेल डिस्ट्रॉयर को 2 मिला है इसका आंसर, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को इसका करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है? इशिता को 2 मिला है, बहुत बढ़िया। सो हम एक रिजल्ट का यूज करेंगे। हमें क्या मालूम है, सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब होता है? जब रैंक ऑफ ए सेम एज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन तभी होगा, सपोज Ax इक्वल टू बी अगर एक सिस्टम दिया है, लेट Ax इक्वल टू बी इज अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? देन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज अ system has a unique solution if, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है। सो यहाँ पर ये तभी पॉसिबल होगा, इसका मतलब इस रिजल्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब हमें क्या मिले, एम मिले, पी मिले और एन मिले और तीनों के तीनों इक्वल मिले। इसका मतलब क्या हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एम इक्वल टू एन इक्वल टू पी। ठीक है। हेल डिस्ट्रॉयर कह रहे हैं कि सर यूनिक केस में तीनों इक्वल ही होंगे। हाँ बिल्कुल, यूनिक केस रहा तो तीनों के तीनों हमें इक्वल ही मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है। सो अब ये तो था प्रॉब्लम नंबर 7, आप सभी को समझ में आया? अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर किससे है? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या दिया? एफ डिनोट्स द रिफ्लेक्शन इन R2 अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू -x, और हमसे क्या पूछा है? देन द मैट्रिक्स ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल बेसिस ऑफ R2 इज ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें क्या बताना है कि अगर एक रिफ्लेक्शन दिया है अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू -x, सो उस केस में जब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो f दिया है, f को विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल बेसिस अगर हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है। सो आप बताइए क्या मिलेगा आपको इसका करेक्ट आंसर? सो आपको क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल बेसिस इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही करना है। सो बेसिस क्या है? बी है। R2 का यूजुअल बेसिस की बात हो तो यहाँ पे क्या होगा? 1,0 और 0,1 होगा। ठीक है, यूजुअल बेसिस से यही मिलेगा R2 का। अब यहाँ पर क्या दिया है? एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। सो हमें क्या मिलेगा? सो हमें ये मिलता है -y -x रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल टू -x जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो एक कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो आपको क्या करना है? जस्ट एक ये जो f दिया है, f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू -y -x, अब यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस।
ठीक है। और स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, ये है E1 और E2 इसके स्टैंडर्ड बेसिस हैं। ठीक है, सो आप सॉल्व करिए और बताइए आपको इसका आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, हेल डिस्ट्रॉयर को ऑप्शन 1 मिला है। सो आप क्या करिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके फिर सॉल्व करिए, फिर बताइए आपको क्या मिल रहा है। इशिता को 4 मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना और बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है। साक्षी को 1 मिला है। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। साक्षी ने कहा है कि 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। सो शिव कुमार को भी 1 मिल रहा है। सो टी ऑफ 1,0 क्या हो जाएगा, 0, -1 हो जाएगा। ठीक है, और टी ऑफ 0,1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1,0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 टाइम्स E1 प्लस -1 टाइम्स E2, और इसको लिख सकते हैं -1 टाइम्स E1 प्लस 0 टाइम्स E2। ठीक है, सो अगर इसे हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 -1 -1 0। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन से हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, रितु रानी को इसका आंसर 4 मिला है, बहुत बढ़िया। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। जस्ट आपको ये रिफ्लेक्शन दिया है, इस रिफ्लेक्शन को जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह मिलेगा। जब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस अगर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो मैट्रिक्स जो मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा। राजेंद्र मौर्य को 4 मिला है, बहुत बढ़िया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज 0 -1 -1 0। ठीक है, समझ में आया सभी को, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, किसी को किसी भी प्रॉब्लम में अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। राजेंद्र मौर्य कह रहे हैं कि लाइक कर दिए हैं, बहुत बढ़िया राजेंद्र जी। ठीक है, सो राजेंद्र को भी इसका आंसर 4 मिला था। सो एक बार मैं फिर से आप सभी को बता देना चाहूँगा कि RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई थी। सो जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है उनके लिए हमारे यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं, जो कि कल से स्टार्ट हुए हैं। सो आप सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और इस पूरे वीक हम आप जो 2016 में RPSC का पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। कल ऑलरेडी एक पेपर डिस्कस हो चुका है, आज एक डिस्कस हो रहा है, अब कल भी डिस्कस होगा। ठीक है, सो ये जो डिस्कशन होगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर होगा और शाम 5 बजे होगा। तो आप सभी हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम 5 बजे जुड़ेंगे। ठीक है, कल शाम 5 बजे शिवांगी मैम आपके साथ RPSC 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हैं। और वो जो टॉपिक लेंगी वो किस टॉपिक पे लेंगी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे। आज लीनियर अलजेब्रा हो रहा है, कल शाम 5 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी जुड़िए शिवांगी मैम के साथ और वो डिस्कस करने वाली हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन। ठीक है, सो आज का डिस्कशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, सो अब लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।